हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा अभी आप लोगों को मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिमांड, इलास्टिसिटी और डिमांड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। अब मैं आप लोगों को सप्लाई का दे रहा हूँ। जल्दी से देखो, सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और मार्केट चैप्टर का। ठीक है, फटाफट आपके फर्स्ट यूनिट जितने भी सब कंप्लीट, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और आपको 1 घंटे के अंदर सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप पढ़ते जाओ। ठीक, देखो सप्लाई में क्या करना है भाई। सप्लाई का चैप्टर में क्या है, सबसे पहले आपको याद करना है बेटा, इस पे डिफाइन सप्लाई। पहले सप्लाई की मीनिंग याद कर लो। ठीक, दूसरा याद कर लो 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई। अफेक्टिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई चैप्टर में ही आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी है। ठीक है, एक ही साथ दे रखा है ना बुक में। हो सकता है किसी की बुक में अलग से दिया हुआ हो, तो आपको ये दोनों इसी में कवर हो जाएगा, सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, तो ये आपके 2 क्वेश्चन ये हो गए। फिर एक्सेप्शंस याद करना पड़ेगा। 2 एक्सेप्शंस याद कर लो लॉ ऑफ सप्लाई के, जहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। 2 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब इसका कर्व और शेड्यूल तो बनाने आता ही होगा। डिमांड का देखो बेटा ऐसे बनता है और सप्लाई का ऐसे बनता है। उसमें डिमांड प्राइस बढ़ता है 10 से 20, 30 ऐसे प्राइस अगर डिमांड में बढ़ता है तो यहाँ पर प्राइस अगर बढ़ता है डिमांड में तो क्या होता है, डिमांड घटती है 100, 80 और 60 हो जाता है। लेकिन सप्लाई में क्या होता है कि डिमांड का हो गया, मान लो ये प्राइस है 10, 20, 30, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड घट रही है। लेकिन सप्लाई क्या होती है बेटा, बढ़ती है। मान लो 100 थी, 120, 140, बस इतना ही आप करना, ये काम याद रखना बस। ठीक है, अगर सप्लाई का कर पूछ ले तो शेड्यूल पूछ ले, तो सप्लाई में ये लिख के ये लिख देना, डिमांड का पूछ ले प्राइस ये लिख के ये लिख देना और कर्व ऐसे बना देना। काम आपका पेपर में कल ईजिली हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको जरूर से देख लेना। इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ कर्व वगैरह, लेकिन पता होना चाहिए यार, ये तो बेसिक्स की बात है। पूरे साल कर्व भी तो पढ़ ली होगी डिमांड चैप्टर में, सप्लाई चैप्टर में, तो उसको देख के जाना। ठीक है, 2 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। और इसमें से आई थिंक और कुछ तो मेरे ख्याल से दिख तो नहीं रहा यार कि आएगा। देख लेता हूँ एक नज़र, रुक जाओ फटाफट, नहीं तो मालूम चले आ जाए तो फिर को, अरे सर आपने तो ये बताया ही नहीं। सर आ गया है, बताइए हम लोग क्या करें। मुझी को पकड़ लोगे यार तुम लोग, हाँ पकड़ लोगे। लॉ ऑफ सप्लाई देख लेना। लॉ ऑफ सप्लाई भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट है तो देख लेते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई, कर्व शेड्यूल तो पता होगा तो उसी में लिख लोगे, बस इतना ही बहुत है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या करोगे, बस करो। ठीक है, अच्छा ये वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए जिनको 60-70 चाहिए, इंपॉर्टेंट वहाँ पे काम करेगा। अब कोई सोच रहा है इंपॉर्टेंट देख के हम 90+ ले आएंगे भैया, प्लीज़ वो इस वीडियो को ना देखे, ना अपना टाइम ख़राब करे ना मेरा टाइम ख़राब करे। ठीक है, क्योंकि 90+ अब लास्ट टाइम में एक दिन पढ़ के कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है, लेकिन लाना इतना आसान नहीं है। तो पहले हम लोग 60+ 70 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेपर किस्मत में अब सब कुछ अच्छा रहा तो हो सकता है इसी में से का पूरा पेपर आ जाए। लेकिन मैं आप लोग इतना बता रहा हूँ कि अब इतना पढ़ लो, आपका क्लियर हो जाए ठीक ठाक नंबर के साथ। ठीक है, टॉप करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, टॉप करने के लिए तो भैया पूरा पढ़ना पड़ता है। ठीक, ये हो गया सप्लाई का और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि आएगा, तो इसलिए मैंने नहीं दिया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला चैप्टर है बेटा मार्केट। अगला चैप्टर है बेटा आपका मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले याद करो, डिफाइन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, टीशन, एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, इसके 5 फीचर्स याद करो। मेरे हिसाब से सारी मार्केट की फीचर याद करनी चाहिए, लेकिन अब टाइम कम है तो इसलिए बोल रहा हूँ कि इतना ही तो कर लो कम से कम। डिफाइन मोनोपोली, डिफाइन ओलिगोपोली। ठीक, उसके बाद डिफाइन मोनोपोलिस्टिक मार्केट, डिफाइन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट याद करना है। एक्सप्लेन 5 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये आपको याद करना है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होती है, उसके 5 फीचर्स आप लोगों को याद करने हैं। और लास्ट में एक क्वेश्चन बहुत सा आसान सा है, लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, इसको लिख लो। आपको मैंने बताया है, गेस्ट पेपर में भी दिया है, जिन लोगों ने खरीदा होगा तो उनको ये पता होगा व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो गेस्ट पेपर जिन लोगों ने लिया है उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन टू विच मार्केट इज रिलेवेंट, टू विच मार्केट इज रिलेवेंट, ये जो है 2 नंबर मिल सकता है, आपको बताना पड़ेगा कौन सी मार्केट से रिलेवेंट है, टू विच मार्केट इज रिलेवेंट। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है आपका 5 क्वेश्चन मार्केट चैप्टर से, ये आप देख लो 4 इसमें से देख लो। मार्केट चैप्टर मजबूरी इसलिए क्योंकि सारी की सारी मार्केट इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा 5 क्वेश्चन हो गया मार्केट। अगला चैप्टर बेटा आपका मनी। मनी चैप्टर में क्या पढ़ना है बेटा? तो मनी चैप्टर से पहले डिफाइन मनी, मनी की डिफिनेशन याद करके जाओगे सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनी की डिफिनेशन याद करके जाओगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात? उसके बाद क्या है, फंक्शन ऑफ मनी है, तो इसमें आपका जो इवेल्यूशन ऑफ मनी है वो पढ़ के जाना है, लेकिन वो आपका एमसीक्यू बनेगा कि सबसे पहले कौन सी मनी आई, एनिमल मनी, फिर कौन सी मनी आई आपकी एनिमल के बाद ये कमोडिटी मनी, मेटेलिक मनी, फिर पेपर मनी, बैंक मनी, इसका आपका एमसीक्यू बनेगा। ठीक है, इसको आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेन डिफिनेशन ऑफ मनी हो गया, फिर आपको याद करना है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी में फंक्शंस ऑफ मनी, जिसमें आपको खाली क्या याद करना है बेटा, प्राइमरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन के जो पार्ट है वो याद करना है, और सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान समझो, अगर प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिया तो वही इसकी क्या है, डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम है। क्या है? डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम में दिमाग अपना मत टाइम वेस्ट करना। अगर आप इसके फंक्शन याद करोगे तो आपको डिफ़िकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम अपने आप याद आ जाएगा। जो बार्टर सिस्टम की डिफ़िकल्टीज थी बेटा, मतलब जो दिक्कत चलती थी बार्टर सिस्टम समझते हो ना, एक सामान के बदले दूसरा सामान लेना, जो भी डिफ़िकल्टीज थी उसी को दूर करने का काम किया है मनी ने, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन में। तो अगर आप ये दोनों याद कर लोगे तो ये अपने आप याद आ जाएगा, अगर आप डिफ़िकल्टीज याद कर लोगे तो ये दोनों आपको याद आ जाएगा। तो दोनों सेम क्वेश्चन है, तो इसमें 2 ही है, इसको पढ़ो, ये अपने आप तैयार हो जाएगा। क्लियर? मनी चैप्टर के बाद आपका चैप्टर है नेक्स्ट बेटा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में आपको डिपॉजिट याद करने हैं। डिपॉजिट 4 टो हैं, चारों डिपॉजिट में अब चारों डिपॉजिट आप पढ़ो और उसका डिफरेंस अपने आप हो जाएगा। क्या है डिपॉजिट? फिक्स डिपॉजिट, डिपॉजिट फिर वर्सेस रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये बनता है आपका, और दूसरा बेटा सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट वर्सेस करेंट डिपॉजिट। ये 2 क्वेश्चन हैं, इसमें से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, डिफरेंस पूछता ही पूछता है। लेकिन आप एक काम करोगे बेटा, जब ये पूछ रहा है तो हो सकता है इसका इससे पूछ लिया, इसका इससे पूछ लिया, तो आप चारों याद कर लो, जो पॉइंट रहेंगे आप उसको उसके अदर में भी लिख सकते हो, आपका काम बन जाएगा यहाँ से कमर्शियल बैंक में। कमर्शियल बैंक में इतना करने के बाद जो आपका है, आगे बताता हूँ, 2 मिनट देना बस। ये डिफरेंस हो गए, डिफरेंस के बाद क्रेडिट क्रिएशन, CRR LRR भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा उसको देख लो। आई थिंक सो। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा वो ये है, डिफाइन ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये याद कर लो बेटा, और इसको याद करने के बाद एक लास्ट देख लेना, व्हाट इज CRR, SLR एंड LRR। ठीक है, LRR का मतलब था लिक्विडिटी रेशियो,
लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो, SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, CR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसको तीनों फुल फॉर्म है और इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन देख लेना, बताया हुआ मैंने, अगर आप वीडियो देखना चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपको कमर्शियल बैंक का पार्ट। आपको कमर्शियल बैंक में इतना पढ़ के जाना पड़ेगा। तो बचा सेंट्रल बैंक से जो बचे हुए क्वेश्चन है मैं चलो सेंट्रल बैंक में यहीं करा देता हूँ ताकि पब्लिक वाले से आपका रह जाएगा। ठीक है, सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक में क्या क्या आ सकता है सर, ये बता दीजिए बेटा। सेंट्रल बैंक में सबसे पहले फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, 5 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, आप ये पढ़ लेना सबसे पहला काम। पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये मुझे बताओ जल्दी से। जी सर, 5 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक हो गया। ठीक है, 5 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक के बाद इसमें आप क्या पढ़ के जाओगे, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है और उसकी एटलीस्ट 3 टेक्निक पढ़ के जाओगे। एक्सप्लेन 3 टेक्निक्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ के जाओगे। और अगर आप लोग गेस्ट पेपर लेना चाहते हो तो वो भी अब है, आप लोग चाहो तो ले सकते हो, बहुत से ऑलरेडी ले रखा है। अगर आप चाहो तो उसके लिए इंक्वायरी के लिए मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हो। ठीक है, तो वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। 4 पेपर पढ़ लो, आपका वहाँ से भी काम हो जाएगा। अगर ये नहीं पढ़ पा रहे हो तो पहले तो उसको कोशिश करो, इंपॉर्टेंट मैंने दे दिया। नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप गेस्ट पेपर ले लो। उसके लिए जैसे आपको 190 रुपीज़ पे करने होंगे, आपको गेस्ट पेपर मिल जाएगा। उस 4 गेस्ट पेपर पढ़ोगे, आपका मिनिमम 60 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड के बाद बेटा आपका इसमें से क्या बनेगा भाई, देख लेता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक तो लिख ही दिया है, तो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में बेटा ये वाला जरूर से पढ़ लेना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ के जाना। ठीक, पेपर में ये आ सकता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्या होता है। और डिफाइन डीमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग याद कर लो। तो इतना टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, यहाँ तक में आपका काम हो जाएगा सेंट्रल बैंक तक में। यहाँ तक कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में सर में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलेंगे नई वीडियो में, ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए बेटा, जो आपके साथ क्लासमेट हैं तो वो भी अपना अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो।